Hello everyone and welcome back to my channel. Here we are today starting with the discussion of Goods and Service Tax BCom Honors. This is the BCom Honors ka paper that we are discussing. This is BCom Honors ka paper that we are discussing here of Goods and Service Tax GST. I am not sure about which year this paper belongs to, but this is for GST and अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP में अभी हमें पता नहीं है कि कौन से सेमेस्टर में आएगा, लेकिन इसका सेमेस्टर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए वैलिड रहेगा। लेकिन ये CBCS में हमारे लिए सेमेस्टर 6 में सब्जेक्ट आता है फॉर BCom ऑनर्स, राइट। सर BCom प्रोग्राम के बच्चे भी कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। BCom प्रोग्राम वालों के लिए भी सेम ही लॉ है। It is just the questions are going to be a little easier and going to be a little more straightforward, but जो numerical questions हैं और जो theoretical questions हैं वो similar basis पे आते हैं, बस उनका मार्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर 5 मार्क के ज़्यादा questions आते हैं, उन लोगों के लिए 7 या 8 मार्क्स के questions आते हैं। जो यहाँ पर 5 मार्क के आते हैं BCom ऑनर्स में, वो BCom प्रोग्राम में अराउंड 7 to 8 मार्क्स के आ जाते हैं। तो hence the paper is going to be similar, the syllabus is similar, the curriculum is similar, बस the only change is in the examination question pattern। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी सेम होते हैं, बस उनका मार्किंग पैटर्न डिफरेंट होता है। हमें जो कंटेंट लिखना होता है BCom प्रोग्राम में और BCom ऑनर्स में, वो कंटेंट भी हमारा बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, राइट, प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड I also request you to kindly share it with your friends so that more and more students can get the benefit of the initiative that I am taking up by solving all the Delhi University के latest papers 22-23 के whatever papers I am getting। मेरे पास जो updates आ रहे हैं, मुझे जो available हो पा रहे हैं from the various students, right। अगर आप भी चाहते हैं कि यू वांट टू गेट इन टच किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर आप चाहते हो कि मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं, मैं उसका गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूं, तो आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं ऑन ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। या फिर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर 9717800535। दिस इज़ माई ऑफिशियल नंबर। सो आप प्लीज़ स्ट्रिक्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ मेक व्हाट्सएप ओनली, messages only, because I might be busy in certain recordings, या फिर if I'll be busy in certain classes, so I won't be able to take up your queries on call, but yes, अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे, ऑडियो नोट्स छोड़ देंगे, तो that will help me out and I can definitely try and get back to you as soon as possible for me। चलिए, we'll start with the discussion of the first paper, that is फर्स्ट पेपर इन हैंड। आई हैव गॉट 2 पेपर्स इन हैंड फॉर GST। मैं दोनों पेपर सॉल्व करूँगा। मुझे आइडिया नहीं है कौन सा पेपर कौन से साल का है, बिकॉज आई जस्ट गॉट द क्वेश्चन पेपर्स, आई डिड नॉट गेट द ईयर, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स विद यू हियर, राइट। मैंने हर पेपर का, हर क्वेश्चन का यहाँ पर एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल के प्रेजेंट किया हुआ है आप लोगों के लिए, वेयर इन यू कैन जस्ट ट्राई टू नोट इट डाउन। तो आप चाहो तो ये सोल्यूशंस जो हैं वो आप चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट्स लेके प्रिंट करा सकते हो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे, मेरा ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उस पर कनेक्ट करते हैं तो उस पर मैं इसका PDF शेयर कर दूँगा, जहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, we'll start with the discussion of the first question। The first question, as you know, the pattern of the paper is simple। आपसे 5 questions पूछे जाएंगे, 15 marks each, and the last question, yes, right, and the last question again 15 marks का वो custom law से होगा। तो आपके basically 4 questions GST से होते हैं and 1 question is from custom law, and that's how the division is done। अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द स्टेट कॉम्पनसेशन mechanism provided under the GST law to compensate the states for the loss of revenue। ना हुआ क्या था कि
कि जब जीएसटी लॉ हमारी कंट्री में आया था, जब जीएसटी लॉ हमारी कंट्री में आया था, तो काफ़ी सारे स्टेट्स को आपत्ति थी, प्रॉब्लम थी कि हमारा जो रेवेन्यू होगा वो हो सकता है स्टार्टिंग के ईयर्स में, क्योंकि हमारा कॉमर्स, हमारा ट्रेड इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और हम जितना इनकम अभी अर्न कर रहे हैं जीएसटी के लाने से, आने से, क्योंकि अब हम रेवेन्यू जो है वो सेंटर के साथ भी शेयर करेंगे अपना रेवेन्यू। तो यहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने जब ये रेवेन्यू शेयर करने की बात करी, तो रेवेन्यू जब उन्होंने शेयर करने की बात करी, तो रेवेन्यू जब हमने शेयर करने की बात करी तो कुछ स्टेट्स को प्रॉब्लम होने लगी। तो हम जब उन स्टेट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि सेंटर ने बोला कि आप जितना पहले रेवेन्यू कमाते थे, हम उतना रेवेन्यू आपको देने का वादा करते हैं, उतना रेवेन्यू हम आपको देंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेस इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया कॉम्पनसेशन सेस। और वो कॉम्पनसेशन सेस उन्होंने अप्लाई करा ऑन सर्टन डीमेरिट गुड्स, ऐसे गुड्स या लग्जरी गुड्स जिन गुड्स को गवर्नमेंट चाहती है या तो आप यूज़ करो तो हाई अमाउंट पे करो, या फिर कुछ ऐसे लग्जरी गुड्स जहाँ पर हम वो गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ ये तो केवल अमीर लोग ही यूज़ करते हैं, तो हेंस दे कैन अफोर्ड द अमाउंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो दैट दे हैव वर्कड अपॉन सर्टन वेज, जहाँ पर उन्होंने इस टाइप का एक सेस इंट्रोड्यूस करने का काम किया। यहाँ पर उन्होंने एक सेस का इंट्रोडक्शन किया, तो हमें उसी सेस के ऊपर हमें यहाँ पर एक नोट लिखना था। तो अगर आप देख सकते हो कि हमारा जो गुड्स एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है वो एक स्पेसिफाइड रेट पर इम्पोज किया गया था अंडर द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। जैसे हम लोगों ने एक सीजीएसटी एक्ट बनाया, एसजीएसटी एक्ट बनाया, यूटीजीएसटी एक्ट बनाया। सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का एक्ट है। एसजीएसटी हर एक स्टेट ने अपना अपना रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक एक्ट पास किया। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का अपना अलग एसजीएसटी का एक्ट है, वैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट का अपना अलग है, ऐसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना अलग है। यूनियन टेरिटरी का एक एक्ट पास किया गया, ऐसे ही एक आईजीएसटी एक्ट पास किया गया, ऐसे ही एक और एक्ट पास किया गया था 2017 में जिसका नाम दिया था हमने जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट, जहाँ पर उन्होंने बोला कि कुछ स्पेसिफिक लग्जरी आइटम्स या फिर डीमेरिट गुड्स जैसे कि पान मसाला, टोबैको, एयरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स एट्सेट्रा, उनकी वैल्यूज़ पर हम सेस लगाएंगे, उनकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यूज़ पर हम सेस लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफाइड रेट डिसाइड किया कि उस रेट पे हम सेस चार्ज करेंगे। कॉम्पनसेशन सेस जो था वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज एज वेल एज इंटर स्टेट सप्लाईज पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि हर का स्टेट जो वहाँ पे लॉस कर रही है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, उस रेवेन्यू को वो बेसिकली जनरेट कर सकें, उस रेवेन्यू को वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें, तो कॉम्पनसेट कर सकें। कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। किसी भी स्टेट को बेसिकली कोई प्रॉब्लम ना हो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन द स्टेट। बहुत सारे स्टेट्स को आपत्ति थी स्टार्टिंग में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने में, तो इसी वजह से यहाँ पर ये कॉम्पनसेशन लाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पर ये अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र करती थी इस सेस का। जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड जो था वो क्रिएट किया गया था कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेट्स को मीटअप करने के लिए, है ना। अगर कोई पैसा बचता था तो क्वार्टर के एंड ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने जो पैसा कलेक्ट किया वो अमाउंट वो उनको ट्रांसफ़र कर देते थे, है ना। इनिशियली जब ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस अप्लाई किया गया था, ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम था, 2017 में आया था, इसका मतलब 30 जून 2022 को ख़त्म होना था। लेकिन अभी भी क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट संतुष्ट नहीं थी, अभी तक फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुई हैं, उनको अभी तक लॉस ऑफ रेवेन्यू का फाइनलाइज नहीं हुआ है, हेंस इसको एक्सटेंड करा गया है। दिस सेस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2026। दैट मीन्स 31 मार्च 2026 तक ये जो सेस है ये अप्लीकेबल होगा, राइट। अगर आप देख सकते हैं ये दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे बेसिकली बनाकर लिख दिए।
अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो था, दिस इज़ अ 10 मार्कर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन, ऑन द टॉपिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमसे सबसे पहले तो पूछा था कैलकुलेट करके बताइए एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या होती है। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने को बोला था एंड उसके बाद में बोला था हमें क्या इस फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, रीजंस के साथ एक्सप्लेन करिए। इज़ द फर्म लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, है ना, क्या उसे जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो मेघालय से ऑपरेट कर रही है ना। इफ़ इट इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम मेघालय तो हमें बताना था कि क्या यहाँ पे जीएसटी का ऑपरेशन होगा, क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख सकते हो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें बोलता है कि आप यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर आप देख सकते हो एग्रीगेट टर्नओवर, जो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होता है, एग्रीगेट टर्नओवर में हम टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इंटर स्टेट सप्लाईज सबको टोटल करते हैं। दीज आर ऑल इंक्लूडेड, है ना। लेकिन अगर इसमें कोई सी जी एस टी, एस जी एस टी, यू टी जी एस टी, आई जी एस टी, कॉम्पनसेशन सेस या फिर कोई इनवर्ट सप्लाईज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस होता है तो उसे हम बेसिकली एक्सक्लूड करते हैं। दीज आर ऑल टू बी एक्सक्लूडेड, है ना। सो एज पर द क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मेरे को यहाँ पर दे रखा है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, outward supply of exempted services, outward supply of taxable goods and outward supply of exempted goods। तो अगर आप देख सकते हो, और यहाँ पर दे रखा है इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, ये इंक्लूड नहीं होगा तो मैं यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड कर दूंगा। तो इन द गिवन केस आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, जो अमाउंट मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 10 लाख्स, है ना। अगर आप देख सकते हो नेक्स्ट दे रखा है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? बाहर बेचना, है ना, बाहर बेचना। ऑफ एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट सर्विस भी हमारी यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। एग्जेम्प्ट वाले आइटम्स भी देखो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी हमारे यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब ये 5 लाख भी इंक्लूड होगा, है ना, ये 5 लाख भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। सर इसके बाद में हमें बता रखा है आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, है ना, हमें टैक्सेबल गुड्स के बारे में बता रखा है। तो ये 30,000 भी हमारे यहाँ पे टोटल में इंक्लूड होगा, दिस 30,000 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। एंड आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, है ना, ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो ये बेसिकली 40,000 भी हमारे यहाँ पे इंक्लूड होगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स वाला भी। तो ये भी हमारे यहाँ पे टोटल एग्रीगेट इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन इनवर्ड सप्लाई, है ना, इनवर्ड सप्लाई जहाँ पे हम आरसीएम में पेमेंट करते हैं, है ना, आरसीएम में पेमेंट करते हैं, इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं मेरा टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, है ना, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इस क्वेश्चन के हिसाब से बन जाएगा 15,70,000। ठीक है। एंड एज यू नो दिस पर्सन इज वर्किंग फ्रॉम पुणे, एंड पुणे का मतलब हो गया ही इज वर्किंग फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, ही इज वर्किंग फ्रॉम महाराष्ट्र। सो इन द गिवन केस द थ्रेशहोल्ड लिमिट, the threshold limit for a person to provide, ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, है ना, टू बी रजिस्टर्ड, टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हम केवल गुड्स के लिए सप्लाई करते तो उसकी थोड़ी सी लिमिट चेंज हो जाती, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो है ₹20 lakhs। एज द सप्लायर इज इन पुणे, दैट इज महाराष्ट्र, है ना,
and does not, है ना, and does not belong and does not exhaust the threshold limit he is not liable to be, है ना, he is not liable to be registered. ठीक है. अब अगर आप देखेंगे थर्ड पार्ट में बोलता है कि मेरा जो प्लेस हो गया ना, मेरा जो फर्म हो गया है ना, वो कौन से स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, वो हमारे मेघालय स्टेट में ऑपरेट कर रहा है. अब यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मतलब हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो हमारा पिछले साल का लॉ फॉलो करता है. ठीक है. देखो, अगर आपका पेपर 2024 में है, अगर आपका पेपर 2024 में है तो आप ये वाला आंसर लिखोगे जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ. ठीक है. तो आप ये वाला आंसर लिखोगे जो मैं लिखवा रहा हूँ. लेकिन अगर आपका पेपर आफ्टर 2024 है, मतलब अगर आप ये जो वीडियो है ये आप मेरी 2025 2026 में देख रहे हो, है ना, किसी भी फ्यूचर ईयर्स में देख रहे हो, तो आप यहाँ पर ये मेरा ऑल्टरनेटिव आंसर लिखोगे एग्ज़ाम में. ठीक है. ऑल्टरनेटिव आंसर लिखोगे एग्ज़ाम में. सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एक अमेंडमेंट आया था, तो हम उस अमेंडमेंट के बेसिकली बारे में यहाँ पर काम कर रहे हैं. तो बेसिकली बोला गया हमारे पास में देर आर सर्टन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. वी हैव 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. ठीक है. वी हैव 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. ठीक है. नेमली, है ना, नेमली, सर वी हैव अरुणाचल प्रदेश, सर वी हैव अरुणाचल प्रदेश, सर वी हैव असम, सर वी हैव मणिपुर, सर वी हैव मेघालय. ठीक है. सर वी ऑल्सो हैव मिजोरम इन दिस, वी ऑल्सो हैव मिजोरम. सर नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, असम तो हो गया, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. ठीक है. उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. हमारे पास में करंटली ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं. ठीक है. इफ अ सप्लायर is registering from special category states, है ना, the threshold limit for registration is 10 lakh rupees. ठीक है. is rupees 10 lakh. ठीक है. बट हुआ क्या? ठीक है. इस 10 लाख रुपीज. सो एज पर द केस मेरी एग्रीगेट टर्नओवर आई एम ऑपरेटिंग इन द गिवन केस द सप्लायर इज फ्रॉम मेघालय, है ना, हेंस ही विल बी रिक्वायर्ड टू get himself registered under the act. ठीक है. अब हुआ क्या था, 2023 में एक अमेंडमेंट आया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में. उन्होंने बोला अब हमारे पास में केवल और केवल चार ही ऐसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन लिमिट, तो हमारे पास में हमें अब जो बताया गया वो ये बताया गया कि देर आर ओनली 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जिसमें हमने बोला कि हमारे पास में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जो मेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं,
ठीक है, उसमें ओनली 4 states exist now. अब ठीक है, 4 states exist. That is Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. ठीक है, and Tripura only. ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी और स्पेशल कैटेगरी स्टेट से अगर आप टर्नओवर, है ना, इन लोगों के लिए टर्नओवर की लिमिट जो है वो 10 लाख रुपीस रखी गई. ठीक है, फॉर अदर कैटेगरी, फॉर अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, फॉर अदर स्टेट्स, अब उनके ऊपर स्पेशल कैटेगरी हटा दिया. सो फॉर अदर स्टेट्स द लिमिट वॉज इन्हांस्ड, मतलब इट वॉज इंक्रीज्ड टू ₹20 lakhs, है ना. अगर अब आप देखोगे एज पर द क्वेश्चन, हमारा स्टेट रनिंग क्या है, हमारा स्टेट है हमारा स्टेट है मेघालय. और अब एज पर द न्यू अमेंडमेंट मेघालय जो है हमारी 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता. तो हेंस if a supplier is working, if a supplier is registered, is supplying from Meghalaya, है ना, he will be required to register under GST only if he exhausts the threshold limit of 20 lakhs, है ना. So in the given case, supplier does not exhaust the threshold, hence does not need to get him registered. उसे अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा अंडर द एक्ट. आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. I will just make a quick revision, I will just make a quick recap about the topic. हमें बोला गया कि रजिस्ट्रेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया जहाँ पर हमारी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है उसको चेंज किया गया था. तो जब हमारा थ्रेशहोल्ड लिमिट चेंज किया गया तो हमें बोला गया कि पहले जो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हुआ करती थी, अब उन्होंने केवल 10 लाख वाली लिमिट के लिए 4 स्टेट्स को लिमिट दिया, और वो थी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, है ना. माई ऑपरेटिंग स्टेट इज मेघालय इन द क्वेश्चन. तो सिंस इट इज़ नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एनी मोर, इट इज़ नॉट हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 लाख की लिमिट, उसका थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 लाख हो चुका है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होता तो हमारे लिए लिमिट जो है वो 40 लाख हो जाती. ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज हुआ. तो यहाँ पर हमारे लिए एक बेसिकली चेंज हुआ. तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पर बोलता हूँ इफ़ आई एम एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, मैं अगर गुड्स की लिमिट बताऊँ तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा द लिमिट इज 10 lakhs. ठीक है. द अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड पुडुचेरी. हमें ये 6 स्टेट्स की लिमिट 20 लाख रखी, और बाकी जो रिमेनिंग सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब के लिए हमारे लिए जो लिमिट रखी गई वो 40 लाख रखी गई. अगेन ये आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आपको और डिटेल में समझ आएगा, क्योंकि आई एम जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर आउट हियर, so I am not discussing the detailed registration process out here, right? So this is the current law that is being prevailing on the land. तो current prevailing land law जो है वो अभी, क्योंकि ये amendment last year आया था, तो इस वजह से we are not studying this in the university. तभी ये क्वेश्चन पिछले साल मेघालय से पूछा गया.
लेकिन अब आपके पेपर में जब पूछा जाएगा तब वो मेघालय की जगह इट विल यूज एनी ऑफ दीज 4 स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक, राइट। इस क्वेश्चन को आपसे केवल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए रिलेशन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब वहाँ पे लिमिट ऑफ 40 लाख की भी एक लिमिट आ गई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है और आई होप आपको ये आंसर क्लियर है। वी आर कमिंग ऑन टू द और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, वी आर कमिंग टू द और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। और पार्ट इज अ प्योर थ्योरी क्वेश्चन। दे हैव आस्क्ड 3 पार्ट्स, 5 मार्क्स ईच। पहला पार्ट कहता है शॉर्ट नोट लिखिए जीएसटी नेटवर्क पे और उसके फंक्शंस बताइए। जीएसटी नेटवर्क बेसिकली एक कंपनी है, जीएसटी नेटवर्क। तो अगर आप जानते हो कि जीएसटी का एक हमारा कॉमन पोर्टल होता है, कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होता है, जो मैनेज किया जाता है बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। जीएसटीएन है क्या? जीएसटीएन एक कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड यूनिफॉर्म इंटरफेस है जहाँ पर टैक्स पेयर और कॉमन पोर्टल शेयर किया जाता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स को भाई हमें एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना था ना, एक आईटी स्ट्रक्चर देना था। आईटी स्ट्रक्चर से हमारा कहने का मतलब है एक वेबसाइट वगैरह देनी थी जिसके थ्रू वो सारा काम धाम करेंगे, है ना, जिसके थ्रू वो सारा वर्किंग प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने वो प्रोवाइड किया और वो उस सर्विस प्रोविजन का काम जो है वो जीएसटीएन नेटवर्क को दिया, है ना। हमें पता है जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इंटर स्टेट ट्रेड गुड्स होते हैं, हमें रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा एक प्रॉपर बैकबोन बने, है ना। तो इसी वजह से हमें एक मिला। एज अ रिजल्ट जीएसटीएन हैज़ बीन सेटअप। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने जीएसटीएन का सेटअप किया। सर जीएसटीएन का मेजरली 3 फ्रंट एंड सर्विसेज होती हैं, 3 मेजर काम होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा पेमेंट और तीसरा रिटर्न थ्रू जीएसटी कॉमन पोर्टल। मतलब एक तो रजिस्ट्रेशन करा लो, दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स कर लो, तीसरा अपनी रिटर्न्स, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर लो, जीएसटी की रिटर्न्स फिल कर लो। ठीक है सर। द फंक्शंस ऑफ जीएसटी इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करो, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कॉम्पिटिशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी आईजीएसटी, है ना, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क के साथ, प्रोवाइडिंग एमआईएस रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर एमआईएस रिपोर्ट्स क्या होती हैं? सर ये इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं कि कितना टैक्स बना, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, है ना। और उसके बाद में आप जान सकते हो एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, टैक्स पेयर की प्रोफाइल के बारे में भी हम यहाँ पे जान सकते हैं, राइट। सर हमारा जो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, आई होप द फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, नथिंग वेरी मच डिटेल। सर आपको बोला रैशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बताओ। मतलब हमारे को क्या नीड पड़ी भाई जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की। हमने जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया हमारी कंट्री में, तो ऐसी क्या आपत्ति, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी मुझे यहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस करने की। तो अगर आप देख सकते हो मुझे जीएसटी इंट्रोड्यूस करने की जो नीड पड़ी, मेरे द फॉलोइंग, हमारे पास में बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में। हमारे जो करंट इनडायरेक्ट टैक्स लॉज हैं उनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, जिसके लिए ये जो मेरा करंट जीएसटी था वो उसके लिए एक बेसिकली सारे इल्स का एक क्योर था। पहला प्रॉब्लम क्या था? नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स कॉज्ड बाय डबल टैक्सेशन। सर नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल डिवाइस, स्टेट वैट्स को हम कभी इंक्लूड नहीं करते थे। सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलता था सर, हमें सेंट्रल वैट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। जैसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अब रिसीव करते हैं वैसे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। सर देर वॉज कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स पे टैक्स लगता था और वैट चार्ज किया जाता था डीलर कंप्राइजिंग बेसिक वैल्यू प्लस एक्साइज ड्यूटी, मतलब अगेन टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग वैल्यू को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो डबल टैक्सेशन होता था, है ना। सर जब हमारा जीएसटी आया तो जीएसटी में सारी चीज़ें आपस में काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई, हमने बहुत बेसिक काम करना शुरू किया और सारी चीज़ें बहुत बेसिकली अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना प्रोसेस हुआ। मतलब वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। सो व्हेन वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स इन अ वेरी गुड वे, हमने यहाँ पर साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस किया जीएसटी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल में, और उन्होंने इंटीग्रेटेड टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया जिससे सेट ऑफ रिलीव करना, कैस्केडिंग इफेक्ट सेनवेट वैट का रिमूव हो गया।
तो बेसिकली जो सेनवेट का क्रेडिट था, वैट का क्रेडिट था, हमें उसके स्टेट वैट के क्रेडिट्स हमें आराम से मिलने लगे। तो मैं अगर कोई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करता हूँ या मैं कोई इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करता हूँ, मुझे बहुत आराम से, बहुत जल्दी उनके क्रेडिट्स मिलने शुरू हो गए। एंड दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। Sir, the second part of the question said that which central and state taxes are subsumed under GST. मतलब ऐसे कौन कौन से स्टेट टैक्सेस थे और ऐसे कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस थे जो हमारे सब्ज्यूम हो गए। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे सब्ज्यूम, मैं एक सेकेंड के लिए यहाँ पे अभी ओपन कर देता हूँ इसको, राइट, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जिससे कि आप पॉज करके 1 मिनट लिख सको। ठीक, चलिए, अगर आप देख सकते हो टैक्सेस जो सब्ज्यूम हो गए, टैक्सेस कौन कौन से सब्ज्यूम हो गए हमारे पास, एक तो था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज़, राइट। तो अगेन ये लिस्ट है, आप रीड थ्रू कर लोगे, ये तो लिस्ट है, इसमें हम आई कांट हेल्प इट। तो सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस मैंने 8 टैक्सेस के लिस्ट दे रखे हैं, आप इसको एक बार लर्न कर लोगे। नथिंग इसमें मेरे को समझाने वाला कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप चाहो तो अगर नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हो, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है बोलता है ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पर जीएसटी में मुझे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। देख लीजिए, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन से आ गया, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन से आया है ना, ये हमारा बेसिक इंट्रो से आया क्वेश्चन। इवन ए पार्ट में भी अगर आप देख सकते हो जो पहला पार्ट था वो इंट्रोडक्शन से था, बेसिक से था, है ना। यहाँ पर 2 पार्ट्स हमें 10 मार्क्स का उन्होंने बेसिक से पूछ लिया, 5 मार्क्स का रजिस्ट्रेशन से पूछ लिया। तो अगर आप देख सकते हो ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 11 सिचुएशंस मेंशन करी हुई हैं जहाँ पर मुझे जीएसटी मैंडेटरली, कंपल्सरली अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। पहला, अगर मैं कोई इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ सर, जिन्होंने जो रिवर्स चार्ज में टैक्स भरने के लिए बाउंड हैं सर, अगर मैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूँ सर, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, ठीक है सर, जिसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है ना, राइट, वो लोग जिनको दूसरे के बिहाफ पे टैक्स पे करना पड़ता है ना, ठीक है, एजेंट्स वगैरह, या फिर जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, जो ऑइडार सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑइडार सर्विसेज कौन सी होती हैं? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा बेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, तो इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं ऑइडार सर्विसेज, है ना सर। जो ऑनलाइन मनी गेमिंग या आउटसाइड इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, या कोई और क्लास ऑफ पर्सन्स जो कि नोटिफाइड हो बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ये हमारा 11th पॉइंट है। नाउ दिस क्वेश्चन केम अप फॉर 5 मार्क्स। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि 5 पॉइंट लिखने हैं, मिनिमम कम से कम 7 से 8 पॉइंट लिखोगे, 8 पॉइंट लिखोगे तो जाके आपको 4, 4.5, 5 नंबर, 4, 4.5 नंबर मिल सकते हैं। दिस इज अ प्योर थ्योरी क्वेश्चन, स्कोरिंग इज गोइंग टू बी टफ अनटिल अनलेस आपने इसमें मेजॉरिटी पॉइंट्स मेंशन करे हैं पेपर में एंड टू द पॉइंट आंसर लिखा है, राइट। यू कैन पॉज एंड चेक द आंसर। आई होप आई एम क्लियर, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अभी मैंने इस वीडियो को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज मेरे को काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन भी करनी है ना, यहाँ पे सॉल्व भी करनी है। तो अगर आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जहाँ पर मैंने पेपर डिस्कस किया है, ठीक। इन द पार्ट 2 आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर करे हुए हैं। तो इन द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, वी विल ऑल्सो डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, राइट। चलिए, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more updates, right? Thank you so much.